चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए सभी लोग, खुश रहिए। हर हर महादेव सभी लोग को। तो चलिए आज हम लोग डे नंबर 19 में पहुंच गए हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखें तो एनालॉगी सेक्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफी अच्छे हैं। कितना दे रखा है बाबू? 42 दे रखा है ना। तो सबसे पहले क्या किया, 42 को हाफ कर दिया। तो 42 को हाफ किया तो 21 मिल गए और इसमें प्लस -1 कर दिया। तो -1 करने पे कितने मिल गए मुझे? तो 20 मिल गए। अच्छा, अगर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि 64 का अगर हम हाफ कर देते हैं तो 64 का हाफ करने पे 32 मिलेगा क्या? इसमें से अगर हम -1 करते हैं तो आंसर हमारे पास 31 आने चाहिए। अब 31 किस वाले ऑप्शन में दिखा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चंदन का आंसर आया था, गजानंद का आंसर आया था, शिवम का, दीपा का भी आंसर आया था, पंकज का, रवि का, अतुल का और आर के मैथ स्टार जी का आंसर ऑलरेडी आ चुका था। बहुत बढ़िया बच्चे। अब देख लो वही दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल पहले तो लगता है कि सर 6 को अगर 3 से गुना करोगे तो 6 3 18 हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास जाता है 4। अच्छा, 4:2। देखिए इसमें यहाँ वाट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए? वाट होना चाहिए। तो अब कहता है कि सर 4 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो 4 दूनी कितने होंगे? तो 8 होंगे। पहला लॉजिक तो ये गया। अच्छा, दूसरा लॉजिक ध्यान से देखना। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर उसका आधा हम कर देते हैं तो 36 का आधा कितना होगा बजबू? 18 होगा। इसी तरह से अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का आधा कर दे तो कितना होगा? तो 8 होगा। यानी दो दो लॉजिक से हम प्रूफ कर सकते हैं कि सर आंसर तो 8 ही जाएगा। और 8 किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो प्यार से आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे क्योंकि दो दो लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, 824 यहां वाट है। क्या करता है शशिकांत जी? हर जगह वाट को 2 लिख दिया है। अब देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो यहां भी साफ लगता है कि सर 8 तिहाई कितने हो जाएंगे? तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां देखें तो कितना को 3 से गुना करेंगे कि 32 आएगा? तो कोई नहीं। तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या किया है ध्यान से देखोगे। 8:24 है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूना कितने हो गए? तो 8 हो गए। प्रोपोर्शन के बाद वाट रखा है और उसके बाद 32 रखा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना कितने हो जाएंगे भाई साहब? 6 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। यानी मैथ स्टार जी का गलत हो गया, बिमल का गलत हो गया और बाकी बच्चे जिन लोग ए लगाए हैं उनके आंसर बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट वन ध्यान से देखोगे, ये अच्छी वाली क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास बाबू? 42 है और फिर क्या लिखता है? 56। प्रोपोर्शन 110:1। तो सबसे पहले अगर हम एक लॉजिक सोचे तो एक लॉजिक ये है कि 7 कॉमन ले लो और 7 छक कितने हो जाएंगे सर? तो 42 हो जाएंगे। और 7 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये मिलता है। इसी तरह से यहां अगर देखोगे तो 22 को अगर हम 5 से गुना करें तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 22 को अब हम यहाँ 6 से 8 हुआ तो 22 को हम किससे गुना कर ले? तो 6 से। तो 22 छक कितने हो जाएंगे? क्यों 6 से गुना करें? 7 8 56। दूसरा लॉजिक लीजिए जो कि ज्यादा सुटेबल लॉजिक है। देखिए 7 का स्क्वायर करके -7 कर दो तो 7 7 49 हो गया और 49 में से 7 गया 42 हो गया। इसी तरह से 8 का स्क्वायर करके और -8 कर दो तो 8 8 64 -8 56 हो गए। इसी तरह से अगर हम 11 का स्क्वायर करके -11 करते हैं तो 11 11 121 -11 110 होगा। इसका मतलब है रेशियो के बाद क्या चाहिए? तो 12 का स्क्वायर करके -12 तो 12 12 144 हो गया और उसमें हमने 12 माइनस कर दिया तो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। यानी हमें 132 चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, 3 में अगर हम 2 की कमी कर दे तो 1 होगा और 8 में अगर 2 की कमी कर दे तो 6 होगा और 1 में अगर 1 की कमी कर दे तो 0 होगा।
अगर सेम काम करते हैं कि इसमें -2, इसमें -2 और इसमें -1, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 8 में से 1 गए तो 7 बचे, यानी 257 चाहिए। 257 देख लो कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी में ही होगा। हाँ बिल्कुल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे बच्चे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब देखिए यहां से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। कहता है ए योग के लिए, यानी जहां भी ए है उसको आप प्लस कर लो, ठीक है। तो जहां भी आपको ए दिखता है ना, आप उस ए को किस में चेंज कर लोगे? तो सर ए को प्लस में चेंज कर लो। फिर कहता है बी घटाने के लिए, जहां भी बी दिख रहे हैं आप वहां क्या कर लो? तो बी के जगह पे आप सर माइनस कर लो। तो बी के जगह पे हमने माइनस किया। सी भाग के लिए, तो सी किसके लिए है? तो डिवीजन के लिए है। तो जहां भी सी दिख रहे हैं आप उस सी को क्या कर लो? तो डिवीजन में चेंज कर लो, ठीक है। फिर कहता है कि ई से कम के लिए, ई का मतलब है लेस देन, ई का मतलब क्या है? लेस देन, इसमें ई है नहीं। एफ है अधिक के लिए, तो एफ का मतलब है ग्रेटर देन, एफ का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। और जी है इक्वल के लिए, तो जी का मतलब क्या है? इक्वल टू। अब देख लो डी के लिए कुछ कहा क्या? तो डी का अर्थ है गुना करना, तो डी के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कोई नहीं बच्चे, कभी कभी लेट होना भी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 9 4 कितने हो गए? तो 13। और 13 में से अगर हम 6 घटाते हैं, तो 13 में से अगर 6 घटाओगे तो ये 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसी तरह से 2 को अगर हम 10 से भाग दे तो आ गया 5, 5 चको कितने हो गए? 20। और 20 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 14। तो क्या 14 छोटा होगा 12 से? बिल्कुल नहीं, यानी सी नंबर आंसर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ अगर हम भाग लगाएं तो 2 दूना कितने लग जाएंगे? 4, 6 4 की कितना? 24। 24 में से अगर 12 माइनस करें तो 12, और 12 2 14, तो 14 तो ग्रेटर नहीं ना हो सकता 18 से, यानी बी भी कैंसिल। तो जब डी बच गया तो हम लोग आंसर किसको कर लेंगे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, कहता है पी सर प्लस को व्यक्त करता है, तो जहां भी पी दिखते हैं ना वहां आप प्लस कर दो। क्यू माइनस को व्यक्त करता है, तो क्यू के जगह माइनस कर दो। आर डिवीजन को व्यक्त करता है, तो डिवीजन लगा दो। और एस मल्टीप्लाई को करता है। अब इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो और कुछ मत करो। तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, तो 12 तिहाई 36 कट गए। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54 हो गया। 54 में हम लोग 6 माइनस करेंगे और प्लस 7 करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 54 और प्लस 1 कर लेंगे, तो ये आंसर हमारा 55 आ जाएगा। और 55 बाबू ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। तो देखिए करने के लिए बहुत कुछ होता है। इस टाइप का प्रश्न जो है ना कभी कभी ही दिया करूंगा, ताकि आप इससे भी रूबरू हो सके। और देखिए वैकेंसी अभी लगातार है, तो बस डरना नहीं है मेरे भाई, मेहनत करना है। और इस कदर मेहनत करना है कि इस बार ऊपर बैठा हुआ जो भी है वो यही सोचे कि इसको अगर जॉब नहीं दिए ना तो बड़ा गुनाह हो जाएगा, बहुत मेहनत कर रहा है। तो मेहनत का कोई तोड़ तो होता नहीं है, तो मेहनत करो और सक्सेस हो जाओ। और मेरे साथ मेहनत करो, गारंटी रीजनिंग स्कोरिंग पेपर बनवा लेंगे। देखो तो बच्चे क्या है? 5 है, फिर क्या है? तो सर 22 है, फिर क्या है? 107 है, फिर वाट है, और फिर 2657 है। और देखो धीरे धीरे स्पीड पकड़ा है, यानी तय है कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। अगर हम 5 को 4 से गुना कर दे तो 5 चको कितने होंगे? 20, और प्लस 2 कर दे तो कितना हो जाएगा? 22। इसी तरह से देखो तो अगर हम 22 को 3 से गुना कर दें तो 2 तिया 6, और 22 को 4 से ही गुना करते हैं तो 22 चको नहीं, 5 से गुना करते हैं तो 22 बचे कितने हो गए? 110, और माइनस कितना गया? 3, तो क्या हो गया? 107। इसका मतलब पहले 4 से गुना फिर 5 से गुना, तो अब 107 को हम 6 से गुना कर सकते हैं। तो 7×6 = 42 के लिए कितने हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। हाथ में 4 बचा, 4 के लिए 4 रख लो और 6 के लिए 6 रख लो, ठीक है। अब +2 -3, तो अब +4 करोगे तो ये टोटल हो जाएगा 4 2 6, यानी 446।
देखो तो ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 से 25 कर देते और -3 कर देते, बिल्कुल आ जाता। यानी पहला लॉजिक हमने सोचा और पहला लॉजिक ने हमको क्या कर दिया, पहले लॉजिक ने धोखा दे दिया, पहले लॉजिक ने धोखा दे दिया। चलो दूसरे लॉजिक पे जाते हैं। अगर हम 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है, और माइनस अगर 3 कर लेते हैं तो 22 होता है। इसी तरह अगर हम 22 को 5 से गुना करते हैं तो ये 110 होता है, और 110 में अगर हम 3 माइनस कर दे तो 107 होता है। यानी फिर से अगर हम 107 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3 के लिए 3 और 5 एकम 5। अब इसमें से 3 माइनस अगर कर दे तो भैया 532 हो जाएगा। अब देखो तो 532 है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। हाँ शिवम, दिख गया। पहले बार में तो मुझे लगा कि ये वाली सिस्टम चल रही है, लेकिन ये वाली सिस्टम से ऑप्शन ही नहीं आया, तो हमने अपने सिस्टम को चेंज कर लिया। जैसे ही सिस्टम को चेंज किया बच्चे, आंसर आ गए। आसान सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बाबू। अच्छा देखो क्या है हमारे पास, 6 है, 24 है, 12 है, वाट है, 18 है, 8 है, 24 है, 0 है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सीरीज बड़ा छोटा होने लगे ना, तो समझ लेना कि वो अल्टरनेट सीरीज है, और जब अल्टरनेट सीरीज है एक छोड़ के काम कर दो, आसानी से बनेगा। तो देख लो, 6 को 2 से गुना करोगे 12, और 6 को 3 से गुना करोगे तो 6 तिया 18, और 6 को 4 से गुना करोगे तो 6 4 की 24 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे पद को लेकर चले, ठीक है, तो देखो यहाँ कितने माइनस हुए हैं, 8 माइनस हुए हैं। अच्छा अगर हम यहाँ भी 8 माइनस करते हैं तो 24 में से 8 माइनस करेंगे 16, और 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। यानी हमारे पास आंसर जो आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, 16। 16 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ दो दो सीरीज एक साथ चल रही थी, 1 3 5 पे मल्टीप्लीकेशन सीरीज चल रही थी, और 2 4 6 8 पे जो है ना वो सब्ट्रैक्शन सीरीज चल रही थी। तो हम लोगों ने एक साथ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन करके देखा, तो हमारा आंसर कितना मिल गया, तो 16 जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर मिल गए। आज तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जी। अच्छा देखो तो क्या है, 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट। फिर से बड़ा छोटा हो रहा है ना, और जब भी बड़ा छोटा होने लगे समझ लो वो अल्टरनेट सीरीज है। बड़ा छोटा होने लगे तो बस समझ लेना कि वो क्या है, अल्टरनेट सीरीज है। तो 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी तरह देख लो, 10 में 1 जुटा 11, 11 में 1 जुटा 12। तो आंसर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी चाहिए। तो बच्चे आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देख लो तो फिर से क्या है, 71 है, 76 है, 69 है, 74 है, 67 है, 72 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट। फिर से देखो बड़ा छोटा हो रहा है, हो रहा है ना। 71 में से अगर हम 3 माइनस कर दे, 3 कि 2, 2 माइनस कर दे 69। अगर 69 में हम 2 माइनस कर दें तो 67, और 67 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो आंसर हमारा 65 आएगा। ये भी आंसर किसके साथ गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी सीरीज बड़ा छोटा होने लगे, एकदम यकीन मानो वो सीरीज अल्टरनेट सीरीज है, उस पर एक छोड़ के काम करो, वो सीरीज जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देखो कहता है ना सर, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम का मतलब ऑड मैन आउट करना है, ठीक है। तो ऑड मैन आउट करना है तो W का वैल्यू 23 और Z का वैल्यू 26, यानी 23 से 26 होने के लिए 3 बढ़ जाएंगे। F का वैल्यू 6, G का वैल्यू 7, तो 6 से 7 होने के लिए 1 बढ़ेगा। U का वैल्यू 21 और X का वैल्यू 24, यानी यहाँ भी 3 बढ़ेगा। और O का वैल्यू 15, R का वैल्यू 18, यानी यहाँ भी 3 बढ़ेगा। तो सारे फंक्शन में पहले से दूसरे जाने में 3 बढ़ रहे थे, लेकिन बी वाले फंक्शन में देखोगे तो एक ही बढ़ रहा था। इसीलिए बी नंबर जो है ना अदर से क्या हो गया, तो ऑड मैन आउट हो गया। तो हम लोग बी नंबर का चयन करेंगे, जो परफेक्ट और सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लो। फिर से कहता है सर ऑड मैन आउट देखो, तो देखो पहले दो दो चेक करो। 8 में हमने 2 जोड़ा तो 10 हो गए, और 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गए। इसी तरह से 13 में 1 माइनस किया तो 12 हो गया,
और एक में 2 जोड़ा तो 3 हो गए। बस यहीं पे पता चल गया कि सर सब में तो +2 हो रहा था पहले से दूसरे जाने में, लेकिन सी वाले ऑप्शंस की बात करोगे ना तो फर्स्ट से सेकंड पद जाने में -1 हो रहे थे। इसीलिए हम लोग सर सी को क्या कर लेंगे, तो परफेक्ट आंसर बना लेंगे। ठीक है बच्चे, पंकज आंसर सी होगा रे बाबू। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब देखो भैया आ गया डायरेक्शन का प्रश्न, तो दोनों तरीका देख लो, एक ऐसे ही बनाने का और एक फिगर से बनाने का। प्रभु अपने घर से 20 किलोमीटर दूर, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो अब वो कितने किलोमीटर और चलकर अपने घर पहुंच जाएगा, यानी दोबारा उसको घर पहुंचाना है और उल्टा काम करवाना है। तो प्रभु अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अपने मित्र के घर तक गया। कुछ समय बाद वो अपने मित्र के घर से चलकर दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो समझिए 20 किलोमीटर दूर गया, कितना दूर गया, 20 किलोमीटर। अब घर से चल के पहले कहाँ मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ करके वो कितना चला, तो 15 किलोमीटर चला और एक उद्यान में पहुंच गया। ठीक है, वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर वो चल पड़ा और दाईं ओर मुड़ करके और फिर से वो कितना चला, 18 किलोमीटर। एक पेट्रोल पंप पे पहुंच गया, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ करके वो 15 किलोमीटर दूर गया। ठीक है, तो पूछ रहा है वो कितने किलोमीटर और चलकर अपने घर पहुंच सकता है। तो ध्यान से देखोगे बच्चे, कोई भी डायरेक्शन तो मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये ईस्ट, ईस्ट से राइट यानी साउथ, और साउथ से राइट यानी वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, तो कट चुके हैं। ठीक है, और ऑलरेडी वो अपने मित्र के घर से कितना दूर जा चुका था, तो 20 किलोमीटर दूर जा चुका था। वो वापस लौट रहा था ना, तो वो वापस 18 लौट चुका है। तो 20 में से 18 निकल गया, तो उसका डिस्टेंस कितना बचा, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा। यही ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो देखो हमने कहीं भी लाइन ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आंसर हमारा निकल करके आ गया कि सर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब लाइन खींच लेता हूं, मान लो कि ये प्रभु का घर है। ठीक है, और प्रभु अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अपने मित्र के घर गया। तो इसका मित्र का घर जो था ना, मित्र का घर वो कितना किलोमीटर दूर था बाबू, तो 20 किलोमीटर दूर था। कहता है कि बाद मित्र के घर से चलकर दाहिनी ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। तो यहां से वो सबसे पहले दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, तो 15 किलोमीटर चलता है। एक उद्यान में पहुंच गया, कुछ देर विश्राम करने के बाद वो फिर चल पड़ा और फिर से दाईं ओर मुड़ करके 18 किलोमीटर गया। अब यहां से वो आता है और कितना आता है, तो 18 किलोमीटर आता है और पेट्रोल पंप पे पहुंचता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर गया। अब यहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है और वो कितना जाता है, तो 15 किलोमीटर जाता है। अब पूछ रहा है कि अब वो अपने घर जाने के लिए यानी ये वाला डिस्टेंस कितना तय करेगा। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस 18 है, तो 20 में से 18 तो निकल गया ना, तो 20 में से 18 निकल गया, तो ये डिस्टेंस 2 बचा। यही 2 हम लोगों ने यहां निकाला था, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोगों ने सबसे पहला और सबसे फर्स्ट आंसर बनाया था। ठीक है, आगे चले। क्या है बच्चे, सर सिकंदराबाद में एलपी में 43 है और यूआर में सीबीटी 2 में हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपके मार्क्स, अगर आपने इजी क्वेश्चंस को गलत किया होगा तो मार्क्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपने टफ क्वेश्चंस को गलत किया होगा तो आपके मार्क्स पे फर्क पड़ सकते हैं, या आपने टफ क्वेश्चन नहीं बनाया होगा तब आपके मार्क्स पे फर्क पड़ सकते हैं। तो अभी बस मैं यही कह सकता हूं कि बस लगे रहिए, मार्क्स उतना भी बुरा नहीं है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें क्या। अच्छा बताओ, अगला क्वेश्चन लिए लो जी, कर लो बात। फिर से डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखो क्या कहता है। दौड़ पूरा करने के स्थान से, यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे, यानी प्रारंभिक दिशा से नहीं, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा मांगी जा रही है, यानी उल्टा काम करवा रहा है। अब देखो, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ते हैं, तो नॉर्थ में मैं 4 किलोमीटर चल करके बाएं मुड़ूंगा तो वेस्ट में जाऊंगा,
और 5 किलोमीटर दौड़ूंगा और फिर बाएं मुड़ूंगा, तो वेस्ट से बाएं मुड़ने का मतलब मैं साउथ में मुड़ जाऊंगा और कितना चलूंगा 5 किलोमीटर। तब फिर बाएं मुड़ूंगा तो साउथ से बाएं मुड़ने का मतलब ईस्ट में जाऊंगा और कितना चलूंगा 6 किलोमीटर। और दौड़ पूरा करने से पहले मैं फिर बाएं मुड़ूंगा तो ईस्ट से बायां का मतलब नॉर्थ में कितना मूव करूंगा 1 किलोमीटर दौड़ूंगा। अब इतनी ही जानकारी है। तो अपोजिट डायरेक्शन तो कटता है, तो नॉर्थ भी 5 है, साउथ भी 5 है, ईस्ट 6, वेस्ट 5, तो ये बच गया कितना, एक। किसमें बचा, ईस्ट में। तो स्टार्टिंग से एंडिंग ईस्ट है, लेकिन एंडिंग से स्टार्टिंग वेस्ट है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमेशा उलट जाता है। हमेशा क्या होता है बच्चे, उलट जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद, तो मान लो कि मैं यहां से दौड़ स्टार्ट किया और यहां से मैं उत्तर दिशा में दौड़ा हूं कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यहां से मैं बाईं ओर मुड़ा और कितना दौड़ा, तो 5 किलोमीटर। फिर से बाईं ओर मुड़ करके अब 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहां से बाएं जाऊंगा तो नीचे जाऊंगा और नीचे कितना मूव किया, तो 5 किलोमीटर। फिर कहते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। यहां से मैं फिर से बाईं ओर ही मुड़ूंगा और यहां से बाईं ओर मुड़ करके मैं कितना चलूंगा, तो 6 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है फिर से आप बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो देख लो, ये 4 था, ये 5 था, तो 1 किलोमीटर में मैं इसके पैरेलल हो जाऊंगा ना, यानी ये मैं चल लिया 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेरा फिनिश लाइन है। अब देखो क्या कहता है, यही जानकारी है तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, दौड़ पूरा करने के स्थान से, दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, यानी हमको यहां पहुंचना है, तो पूछ रहा है आप किस दिशा में दौड़ेंगे। तो अगर यहां पहुंचना है तो मैं इधर जाऊंगा, तो इधर कौन सी दिशा मिलेगी, वेस्ट। इधर कौन सी दिशा, ईस्ट। ऊपर कौन सी दिशा, नॉर्थ। और नीचे कौन सी दिशा, साउथ। तो मैं कहाँ दौड़ूंगा बच्चे, तो मैं वेस्ट में दौड़ूंगा। वही हम लोगों ने यहाँ आंसर क्या निकाल लिया, तो हमने आंसर ये जो है ना, पश्चिम निकाल लिया। ठीक है, अब इससे भी नहीं समझ में आया तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, ये तो समझने का सबसे आसान तरीका था, इससे आसानी से डायरेक्शन बनता नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, लेकिन जब बनने लगता है ना, तो फिर बहुत आसानी से डायरेक्शन बन जाते हैं। इसमें कोई भी मेहनत करना नहीं पड़ता है। अच्छा देख लो, तो अल्फाबेट फिलर है। ठीक है, 16 नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो बाबू, यहाँ भी पी डबल क्यू दे रखा है और यहाँ भी पी डबल क्यू दे रखा है। अगर हम यहाँ पी सोचते हैं तो यहाँ भी पी डबल क्यू चाहिए। ठीक है, तो पी डबल क्यू, पी डबल क्यू, पी डबल क्यू के बाद एक गैप, तो पी डबल क्यू के बाद एक क्यू और मिलता है, पी डबल क्यू नहीं। हम्म, और कहीं कॉमन देखा जाए तो 1 2 3 छोड़ के पी, फिर एक छोड़ के पी, 1 2 3 छोड़ के पी, फिर नहीं, यानी लेवल 1 और लेवल 2 नहीं है। देख लो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, 2016 में पूछा गया है। ना तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ना तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो जब लेवल 1 का भी क्वेश्चन नहीं है और लेवल 2 का भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको लेवल 3 पे रखेंगे। और लेवल 3 कहता है कि ऑप्शंस को आप इन बिल्ड कीजिए, तभी आप बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को भर कर देखते हैं कि ए को भरने पर सिचुएशन क्या होगा। पी, अच्छा स्मॉल क्रेटर है ना, तो सबको ग्रेटर ही करते हैं। क्यू क्यू, पी, उसके बाद फिर से क्यू, उसके बाद फिर से पी, फिर से क्यू, और फिर से पी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को भर लेते हैं तो ध्यान से देखो, तो ट्रिपल क्यू फिर पी चाहिए, ट्रिपल क्यू पी, ट्रिपल क्यू पी। तो एक ऑप्शन तो हमको मिलता है ट्रिपल क्यू पी, ट्रिपल क्यू पी, ट्रिपल क्यू पी, ट्रिपल क्यू
बी नंबर ऑप्शन भर के देखे क्या? अच्छा क्वेश्चन है बाबू, यही लेवल 3 है। आपको जो ये क्वेश्चन है ना, नाको चने चबवा देगा। पी 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 क्यू पी क्यू, 4 PQ, 3P 2Q, 2P 3Q, 1P 4Q। नहीं, बी नंबर भी फुलफिल नहीं किया। सी नंबर को रखिए। और इस वाले टाइप 3 का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। इसीलिए सबसे खतरनाक कौन होता है फिलर में? तो टाइप 3 जो होते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं फिलर में, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास बिना ये काम के। तो देख लो, सबसे अच्छा P P Q, फिर P Q, फिर 1P, फिर 1P, नहीं, धोखा दे दिया। ठीक है, अब लास्ट डी नंबर ऑप्शन रखो। Q, फिर से Q, फिर से P, फिर से P, और लास्ट में Q। P, एक P, एक Q, 1P 2Q, 2P 2Q, 2P 2Q, 2Q। नहीं, यानी पहला नंबर ही आपका बन रहा था जो सबसे सुटेबल बन रहा था। देख लो, Q, फिर से Q, और फिर से P, और फिर से Q, और फिर से P। तो ध्यान से देखोगे, Q, P यहां भी है, Q, P यहां भी है, Q, P यहां भी है। अब Q, P के बाद P मिलता है, तो यहां हम Q, P, Q, P कर सकते हैं। अब यहां से सीरीज ब्रेक हो गई, तो Q, P, Q, P, यानी ये दो सीरीज को मिलाकर के एक सीरीज बनाया है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो था ये दर्द दे रहा था। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला इसका सेट क्या था? तो P, एक सेट। अच्छा, यहां तक P, P, ये एक सेट चला। ठीक है, अब उसके बाद देख लो, Q, P एक सेट, Q, P एक सेट। तो अब चलने वाला था 4QP। इसको बेहतर नहीं मेरे भाई, इसको बेहतरीन क्वेश्चन कहते हैं। यानी चारों ऑप्शन रखने पे पता चला कि ए नंबर वाला ऑप्शन जो था वो ज्यादा सुटेबल बन रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग किसको कर लिए? ऑप्शन नंबर ए को कर लिए। तो देख लो, पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब आपको तीसरा लेवल, और 19-20 में तो आपको नहीं, 21-22 में तो आपको चौथा लेवल का सामना करना पड़ा है। तो पहले ये सीरीज बस दो ही लेवल में होता था, या तो लेवल 1 रहा या तो लेवल 2 रहा, लेकिन अब लेवल 4 तक ये क्वेश्चन आ गए हैं। और लेवल 4 यकीन मानो इससे भी माइंड खराब कर देता है लेवल 4, वो भी मैं आपको जल्दी ही दिखला दूंगा। तो ये क्वेश्चंस काफी खूबसूरत क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। देखिए, चंदन पूछ रहे हैं सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे? बाबू, हर क्वेश्चन एग्जाम में बनाने वाला होता है क्या? कभी क्वेश्चन सेटर कहता है कि 100 क्वेश्चन दिया हूं तो 100 बनाओ? नहीं कहता है ना। 150 क्वेश्चन दिया हूं तो 150 बनाओ। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़ने के लिए भी दिए जाते हैं, और ये वही सब क्वेश्चन है जो बच्चा जिद कर देगा कि ना बिना बनैले तो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका एग्जाम फंस जाएगा। क्योंकि इसमें वो समय लगा देगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, और अगर वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा तो वो 4 क्वेश्चन इसके जगह बना लेगा। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां आपको छोड़ना होगा, क्योंकि पास होने का मतलब सिर्फ पकड़ना नहीं होता है, कुछ चीजों को छोड़कर भी हम लोग आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जलजला वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना ही अच्छा है। एक अटेम्प्ट लिया, नहीं संभला तो छोड़ दो भैया। अच्छा देखो तो, यहाँ डबल D दिख रहा है ना, और उसके पहले C दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ C, देख ले, देख ले, देख ले, यही लेवल 1 है जो रिपीटेशन करता है। तो क्या निकल के आया? DCED। देखो तो DCED कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है।
तो आपको 80% क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको लेवल 1 के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो 10% क्वेश्चन है ना, जो अभी टाइप 3 का और टाइप 4 का मिल रहा है, वो क्वेश्चन फिलर वाले सही में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि अगर आपकी स्पीड है बनाने में तभी आप बना सकते हो, नहीं तो बड़ा दिक्कत कर देगा। नहीं बच्चे, बी नंबर भरकर देख लिए थे बाबू, बी नंबर भरने पे नहीं आया था ना, हम सारे ऑप्शंस को भरकर देखे थे ना। अच्छा ध्यान से देखो तो, 2 2 4 2 6 2 8 लेटर ना, अब 2 2 4 2 6 1 7 लेटर ना, तो पहले पीछे से क्या खत्म कर दिया, ई, ठीक है। तो अब आगे से क्या खत्म कर देगा, डी, और फिर आप पीछे से क्या खत्म कर देगा, आर। इसका मतलब यहां डी जब खत्म करेगा तो VENTUR मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लो तो किसी में है क्या, VENTUR ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्यारे बच्चे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर होगा। मेरा फाउंडेशन बैच कहां पर मिलेगा, मेरा फाउंडेशन बैच आपको ऑफलाइन मोड में आना है तो किसान कोल्ड स्टोरेज में आ जाओ, अगर ऑनलाइन मोड में आना है तो नवीन सर के ऐप पर मिल जाएगा। कोई नहीं बच्चे, अभी कभी कभी लेट मुझसे भी हो जाता है, आज मैंने भी तो लेट से ही क्लास, आज 9 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो कोई नहीं, बहुत क्वेश्चन आपके नहीं छूटे हैं, और जो छूट गए हैं ना बच्चे उसको आप देख लेना पीछे जाकर, ठीक है। अब देखो ये वाली क्वेश्चन कितनी खूबसूरत डिजाइन की गई है, पूरा का पूरा एक सीरीज बनाया गया और कहा गया कि सर अगला पद कौन हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो ए है, अच्छा एक जगह लिख देता हूं, आगे में लिख देता हूं तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ACE है, कॉमा के बाद DAB है, और फिर कॉमा के बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ध्यान से देखो ये पूरी एक श्रृंखला बन गई। अब श्रृंखला में अगला पद कौन है, अब सोचो इतना लंबा लंबा सीरीज दे रहा है, जिसको बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग खर्च नहीं किया ना तो पढ़ने में इसको समय लग जाएगा 1 मिनट, और बनेगा क्वेश्चन 1.25 मिनट में। और क्वेश्चन सेटर भी यही चाह रहा है ऐसे क्वेश्चन को देकर कि आप इसमें उलझिए, अपना टाइम टेकन कीजिए और आप अपने रिजल्ट से दूर भागे। तो देखिए रामबाण तरीका, चीजों को पकड़ना सीखो, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे चीजों को हम पकड़ रहे हैं, ए है, बी, सी, डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, यानी तय है कि अब आई से शुरू होने वाला है, तय है कि आई से शुरू होने वाला है। तो आई से कौन शुरू हो रहा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो आई से शुरू हो रहा है। अगर 2 3 ऑप्शन आई से शुरू हो रहे होते तो फिर हम लोग दूसरे को चेक करने जाते, लेकिन एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि सर वो आई से शुरू होने वाला है, तो आई से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन में था, बी नंबर में, तो हमने बी को लगा लिया। हमें पूरे सीरीज पे मेहनत करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, और नहीं तो पूरे सीरीज पे अगर मेहनत करने जाते तो हम लोग समय लगा लेते, ठीक है। तो आज क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, PPP @ EE हैश, यानी प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो P के लिए क्या चाहिए, तो सर P के लिए @ चाहिए, ये दोनों खत्म हो गया ना। अब देखो दोनों में कॉमन कहां तक है, तो पहला दूसरा तीसरा कॉमन है, हमको चौथे अक्षर पे वेरिएशन दिखा, तो चौथा अक्षर क्या है, P है, तो P के लिए तो @ चाहिए ना, P के लिए हैश नहीं चाहिए। C नंबर गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। तो कभी कभी ऑप्शंस लेकर के ऐसे क्वेश्चंस में चलोगे ना तो दिमाग बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, और नहीं तो हम लोग की आदत है कि पूरा लिखेंगे बनाएंगे तभी आंसर देंगे। तो नहीं, ऑनलाइन का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा काम दिमाग से करो, आंख का सहारा लो, हाथ का सहारा कम लो, तो फिर ऑप्शंस बहुत जल्दी जल्दी पकड़ाते हैं। अच्छा इसी तरह से ध्यान से देखोगे क्या है हमारे पास, 2 से 7 हो गया, कितने बढ़ गए भैया, तो 4 बढ़ गए सर। और 18 से 23 हो गया, तो कितने बढ़ गए, तो सर 5 बढ़ गए। 15 से फिर कितने, तो 20 हो गए, यानी कितने बढ़ गए, 5। अच्छा 2 से 7 होने में भी तो 5 बढ़े, और 20 से 25 होने में 5 बढ़े, 8 5 13 हो गया, 5 5 10 हो गया, 18 5 23 हो गया। यानी कह सकते हैं कि सर पूरे फंक्शन में जो है ना वो 5 बढ़ गया है। तो जब पूरे फंक्शन में बच्चे 5 बढ़ गया है,
अच्छा, जितेंद्र कुमार जी कह रहे सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू बच्चा, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा क्या, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा क्या। तो एक्स एच की बात करें तो एक्स एच यहीं पे है। अब देख लो दोनों में कहाँ तक कॉमन है, तो एम डबल टी कॉमन है। तो चेक करके क्यों अपने माइंड पे प्रेशर ले। अब लास्ट वाला ऑप्शन क्यू चाहिए कि पी चाहिए यही बता देगा। तो देखिए 12 5 17 होता है, 12 5 16 नहीं होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन कट गया, और सी नंबर ऑप्शन जो है यही इसके लिए सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर हमारा सी जो है वो परफेक्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चंस पे काम किए, थोड़ा सा ऑप्शंस पे काम किए, और जवाब हम लोग देने में सक्षम हो गए बहुत फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। अब देखिए 7 से क्या हो गया, तो सर 8 हो गया, और 15 से क्या हो गए तो 14। तो 7 से 8 होने के लिए +1, और 15 से 14 होने के लिए -1, फिर 15 से 16 होने के लिए +1, और 4 से 3 होने के लिए -1, 14 से 15 होने के लिए +1, और 5 से 4 होने के लिए -1, 19 से 20 होने के लिए +1, और 19 से 18 होने के लिए -1। यानी पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है भैया, तो +1 -1 +1 -1 वाली क्रिया हो रही है। तो जब +1 -1 वाली क्रिया हो रही है तो पहले प्लस से शुरू करते हैं। तो जी से एच हो जाएगा, आर से क्यू हो जाएगा, आर से क्यू इसमें नहीं है काट दो। आगे चलो, ई से एफ हो जाएगा, तो ई से एफ इसमें नहीं है और ई से एफ इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। अगर हम पूरा लिखने जाते तो समय लग जाता, हमने पूरा नहीं लिखा, थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दिया तो जल्दी बन गए। बस जल्दी बनाना है क्वेश्चंस को, और गलती नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग में यही मैटर करता है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कोई मैटर नहीं करता है, जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो रीजनिंग में ये बहुत मैटर करता है। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब देख लो क्या कहता है। कथन कहता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कहता है, सबको ईमानदार होना चाहिए। तो जब ईमानदारी अच्छी नीति है, हमको सिखाया जा रहा है, तो वो इसीलिए ना सिखाया जा रहा है कि ईमानदार होना चाहिए, केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए, यहीं पे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो सबसे परफेक्ट है। ब्लड रिलेशन चैप्टर भी कराइए सर। ठीक है बच्चे, कल ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस की बहुलकता कर दूंगा, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस कल ब्लड रिलेशन से डालूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें। अच्छा ध्यान से देखो, केवल प्रथम श्रेणी वाले को ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी जो फर्स्ट क्लास में पास होगा ना उसी को प्रवेश मिलेगा। राम प्रथम श्रेणी वाला है, तो राम जब प्रथम श्रेणी वाला है तो राम को तो प्रवेश मिलेगा, तो राम को प्रवेश दिया गया, सही है। केवल राम को प्रवेश दिया गया, क्या कहीं ऐसा कहा है कि केवल राम को ही फर्स्ट डिवीजन आया है, नहीं कहा है। तो 2 नंबर गलत हो गया, यानी 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर लो, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, पूरब पश्चिम की दिशा की एक पंक्ति में दीपिका पश्चिम से 11वें स्थान पर है और सुदेश पूरब से 15वें स्थान पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो सुदेश पूरब किनारे से 9वें पे होता है। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब आपसी परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होता है। कोई एक व्यक्ति होगा जिसके बारे में 2 बार बताया होगा, देखो तो पहले उसको ढूंढो जिसके बारे में 2 बार बताया है। तो पहला बताया दीपिका का, दूसरा बताया सुदेश का, और तीसरा बताया सुदेश का। यानी सर सुदेश के बारे में 2 बार बताया, तो उसके बारे में दूसरी बार कितना बोला, 9, पकड़ लो 9। और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला उसको पकड़ लो, तो केवल 1 बार किसके बारे में बोला, तो दीपिका के बारे में 11। दोनों को जोड़कर और 1 माइनस कर दो, टोटल निकल जाएगा। तो ये 20 हो गया, और 20 में से 1 माइनस हो गया तो ये 19 हो गया। 20 में से 1 निकल गया तो कितना, 19 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कितना समय लगा, तो हमेशा याद रखोगे मेरे भाई, जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो, जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो, तो जिसके बारे में 2 बार कहा गया है उसके दूसरे डाटा को पकड़ो, और जिसके बारे में 1 बार कहा गया है उसके डाटा को पकड़ो, दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, आपके टोटल आ जाएंगे। और कुछ मत करना, बस इतना कर लोगे ना, आपसी परिवर्तन वाले में आपका टोटल आपके पास होगा। तो देखिए कहां से लाते हैं, देखो पहली बार दीपिका का स्थान दिया,
और कहां से दिया, तो बेस्ट से दिया 11। दूसरी बार सुदेश का दिया, कहां से दिया, तो ईस्ट से दिया 15। अब दोनों ने अपना स्थान चेंज किया, तो जब दोनों ने अपना स्थान चेंज किया तो अब सुदेश के बारे में बताया, और सुदेश के बारे में ईस्ट से केमा 9 बताया। तीन डाटा है ना, तीन डाटा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। जिसके बारे में 2 बार बोला, तो दीपिका के बारे में 1 बार बोला और सुदेश के बारे में 2 बार बोला, तो जिसके बारे में 2 बार बोला उसका दूसरा डाटा पकड़ो। तो सुदेश के बारे में 2 बार बोला, सुदेश का दूसरा डाटा कितना है, तो 9। और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला, तो केवल 1 बार दीपिका के बारे में बोला 11। दोनों को जोड़कर और 1 घटा दो, आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। कभी भी इस क्वेश्चन के लिए अब दोबारा लाइन मत खींचना, ठीक है, क्योंकि लाइन खींच के बनाओगे ना तो इतना स्पीड में नहीं बना पाओगे। हाँ, कुछ दिन ऐसे लिख करके बनाओ और कुछ दिन के बाद लिखना ही छोड़ दो, एकदम ये लिखना जो है ना वो छोड़ दो। आरआरबी टेक्नीशियन में 88.65 ओबीसी, बाबू बिल्कुल एकदम सिलेक्शन बनता है, 88.65 है ना, आपका बनता है। बस गलतियां आपने कितनी की हैं, और जो गलतियां क्वेश्चन करी हैं कहीं वो टफेस्ट क्वेश्चन तो नहीं था, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है, लेकिन चांसेस तो आपके जो है ना 99% बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखोगे बच्चे, एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो भाई साहब जब उत्तर की ओर मुख है तो मेरा राइट उसका राइट सेम होगा और मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट सेम होगा। अब देख लो बाबू क्या कहता है, अंकित अंजुमन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो कोई अंकित है जो अंजुम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहता अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं है। तो कोई अमित है जो प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं बैठा है। अब कहता है राम अंकित के दाएं बैठा है। तो देखो अंकित के दाएं जैसे ही हम राम को रखेंगे तो राम के दाएं में अमित आएगा ना, और अमित के दाएं में प्रिया आएगी ना। यानी बच्चे 5 लोगों की व्यवस्था थी और ये 5 लोगों की व्यवस्था हमारी पूर्ण हो गई। अब जो प्रश्न पूछ रहा है आप उसका जवाब दे सकते हो। तो प्रश्न कहता है कि दाएं से अंतिम स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो दाएं से अंतिम स्थान पर प्रिया जी बैठी हुई हैं, और प्रिया जी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे बाबू, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चंस तो आपको बनाने में जो है ना बहुत मजा आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना किया क्या। देखो कलर चेंज कर लूं क्या, अच्छा चेंज ही है। देखो 8 में कितने जोड़े गए, तो सर 2 जोड़े गए तो 10 हुआ। इसी तरह से 12 में 2 जोड़ा गया तो सर 14 हुआ। इसी तरह से 7 में 2 जोड़ा गया तो सर 9 हुआ। तो अब 10 में बच्चे कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आराम से बनने वाला आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा क्या है बच्चे, सर 70 मार्क्स गुवाहाटी इलेक्ट्रिशियन ओबीसी प्लीज। देखिए कुंदन और बाकी जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, सबसे पहले उनको बता देता हूं, आज के बाद आपको कभी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना एनालिसिस जो है ना वो खुद ही कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो कि हमने टेक्नीशियन में 100 क्वेश्चंस का एग्जाम दिया, ठीक है। अब 100 क्वेश्चंस में ध्यान से समझना इस चीजों को, ए बी सी ये 3 लड़कों ने एग्जाम दिया, इसको समझ जाओगे ना तो उसके बाद हमसे नहीं पूछने वाले हो कि सर बनेगा कि नहीं। अच्छा 27 नंबर नहीं समझ में आया पंकज, मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, फिर हमसे कोई नहीं क्वेश्चन पूछोगे कि सर मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। अब देखिए ए का रॉ स्कोर 80, बी का रॉ स्कोर 80 और सी का रॉ स्कोर 80, ठीक है। अब फिर देखो ए ने किया 5 गलती, बी ने भी किया 5 गलती और सी ने भी किया 5 गलती। सबकी गलतियां भी क्या है, समान है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए ने जो गलती किया ना इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे
जो हार्ड लेवल के थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दम नहीं था, ठीक है, यानी कि लो लेवल का था। जबकि इसके 5 गलतियों में पांचों के पांचों क्वेश्चन जो थे वो हाई लेवल वाले क्वेश्चन थे, और इसके 5 गलतियों में पांचों के पांचों जो थे ये लो लेवल वाले गलतियां थे, ठीक है। अब देखो यहीं पे आपका दिमाग खराब होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इसने हाई लेवल वाले क्वेश्चन कितने गलत किए? 3, जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसने पांचों के पांचों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गलत कर दिए। इसने भी 5 ही गलतियां करी, लेकिन इसने लो लेवल वाला क्वेश्चन गलती किया, हाई लेवल वाला क्वेश्चन उसने बना दिया। पता है नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा? सबसे अधिक इसका मार्क्स बढ़ेगा, इससे थोड़ा कम इसका बढ़ेगा, और सबसे कम इसका, हो सकता है इसका माइनस में मार्क्स चला जाए, ठीक है। यही नॉर्मलाइजेशन है भाई। यानी आपने अगर आसान क्वेश्चंस को छोड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपने अगर टफ क्वेश्चंस को गलती किया है तब तो वहां मार्क्स में आसमान जमीन का अंतर आ जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बच्चे को हमेशा पढ़ाते समय यही कहता हूं, आसान क्वेश्चन 2-3 छूट जाए ना चलेगा, लेकिन टफ वाला क्वेश्चन 2 को नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि टफ वाला क्वेश्चंस में मार्क्स अधिक होते हैं, खास करके जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो, और आसान क्वेश्चंस के मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। तो भैया यहाँ किसको सबसे अधिक मार्क्स आएगा? तो सी को सबसे अधिक मार्क्स आएगा, क्योंकि उसका भी 80 ही मार्क्स था रॉ फिगर में। लेकिन उसने जो 5 गलतियां करी थी ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चन में गलतियां करी थी। लेकिन बी ने सारे पांचों के पांचों बड़े क्वेश्चन गलती किए थे, तो उसकी मार्क्स घट जाएगी, एकदम कंफर्म उसकी मार्क्स घटेगी। लेकिन इसका जो है ना थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसने 3 बड़ी गलतियां करी, 2 छोटी गलतियां करी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आप खुद एनालिसिस करना कि अगर आपको 70 आया है तो आपने कितने क्वेश्चंस गलती कर दिए हैं, ठीक है। देखो बच्चे, कुछ नहीं था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। पहले पायदान में देखो तो कितना है? 8 है ना। दूसरे पायदान में कितना है? 13 है ना। और तीसरे पायदान में कितना है? 10 है क्या? देखो तो 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 10 मिलेगा, और फिर से देखो 10 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा। ये पहला पायदान खत्म हो गया। अब दूसरा देख लो, क्या है हमारे पास? 7 है, 12 है, और 9 है ना। तो देखो अगर यहां से यहां हमने 2 जोड़ दिया तो 7 2 9 हो गए, और यहां से यहां हमने 3 जोड़ दिया, ठीक है। अब तीसरे पायदान में आते हैं, तो तीसरे पायदान में देखोगे ध्यान से, क्या है हमारे पास? 10 है, 15 है, और यहां पे लिखा सर वाट है। चौथे पायदान में आ जाओ, देखो चौथे पायदान में क्या है? 12 है, 17 है, और 14 है। तो देखो तो 12 में कितना जोड़ा? तो सर 2 जोड़ा। और 14 में कितना जोड़ा? तो सर 3 जोड़ा। अगर सेम प्रोसेस हम यहां भी अप्लाई करते हैं ना बच्चा पंकज, ध्यान से देखिएगा, तो हम 10 में कितना जोड़ेंगे बाबू? 2 जोड़ेंगे। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना गिरेगा? तो हमारा वैल्यू 12 गिरेगा, गिरेगा ना। और फिर अगर हम 12 में ये 3 ऐड कर देंगे तो 12 3 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना चाहिए बच्चे? तो आंसर 12 चाहिए। यही क्वेश्चन था, एकदम आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। आगे चलें। अच्छा देखिए, ध्यान से समझिएगा। 37 49 6 6 की 36, 9 6 15 का 5 4 3 7 1 8, मिल गया क्या? 8 8 64, और 9 9 81, 4 1 5 8 6 14, मिल गया क्या? यानी क्या किया है? तो 6 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया तो 85 मिल गए। फिर क्या किया है? तो सर 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कर दिया तो 145 मिल गए। सेम प्रोसेस क्या करोगे? तो 12 का स्क्वायर कर दोगे और 14 का स्क्वायर कर दोगे, आपको आंसर मिलेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। सबको जोड़ दो तो 6 4 10 के लिए 0 मिल गया क्या? हाथ में कितने बचे? तो सर 1 बचे। 9 1 10 4 14 के लिए 4 मिल गया, हाथ में 1 बचे। 1 1 2 1 3, यानी टोटल वैल्यू 340 आने वाले हैं। देखो तो 340 किस में दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बाबू, यही इसके लिए सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट चॉइस होगा, ठीक है। क्या है शिवम? 27 में पहले 5 ऐड करके बाद में 3 लेस कीजिए।
हाँ वैसे भी कर सकते हैं। देखो ताला का एक चाबी थोड़ी ना होता है, बस जो चाबी हाथ लग गई ना उससे खोल दीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, हमेशा याद रखो, कभी भी ताला की एक चाबी नहीं होती रीजनिंग में, तो जो चाबी हाथ लग जाए ना उस चाबी से खोल दो, बस खुल जाने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, अब देखिए क्या कहता है, किसी के स्टोर में सर 5 वस्तुएं हैं, कौन कौन सी है भैया? तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और कीमत भी सबका अलग अलग है। कहता है सर सी का मूल्य 100 रुपया है, तो सी का मूल्य कितना है बच्चा? तो 100 रुपया है। अब बाबू ने कहता है कि ए सी से सस्ता है लेकिन बी से महंगा है, तो ए जो है ना वो सी से सस्ता है लेकिन किससे महंगा है? तो बी से महंगा है। ई सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है, तो ई जो है वो सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है। तो कहता है ये बताइए कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है? तो आसानी से पता चलने वाला क्वेश्चन है कि सर सबसे महंगा उत्पाद तो डी है, और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो ये तो बिल्कुल झुंझुना वाला क्वेश्चन होता है, मैं इसको झुंझुना वाला ही क्वेश्चन कहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, बस आंखों का धोखा हो जाएगा तभी गलती होगा, अगर आंखों का धोखा नहीं होगा तो ये गलती नहीं होगा। कहता है शब्दकोश के अनुसार सजाइए, तो सबसे पहले कॉमन को हटा दो। सबसे पहले कॉमन क्या है? तो सर ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स है। अब बताओ सबसे पहले तो ए आएगा ना अल्फाबेट में, तो एक से शुरू हुआ। अब देख लो पी कॉमन है, पी खत्म, पी खत्म, पी खत्म, तो सबसे पहले ई आएगा। ई में भी ई एन आएगा तब ई आर आएगा, इसका मतलब एक के बाद तीन चाहिए और तीन के बाद चार चाहिए, यानी लास्ट में हम लोग को क्या चाहिए? तो लास्ट में दो चाहिए। एक तीन चार दो ढूंढना है, एक तीन चार दो, एक तीन चार दो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बच्चे, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को बना लेंगे। अच्छा बहुत दिन बाद झुनझुना वाला वर्ड सुने, ये तो झुनझुना वाला क्वेश्चन रहेगा तब ना कहेंगे कि बउआ का झुनझुना है। अब देखो हाँ इसको झुनझुना वाला कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही पासे को 4 बार घुमा दिया है, तो जब पासा को 3 बार घुमा दे, 4 बार घुमा दे या 5 बार घुमा दे, तो समझिए वो कामे को आसान कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आसान काम कर लेते हैं। आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन आएगा? तो भैया देख लो यहाँ लाल है, ठीक है क्या? अब लाल के सामने पूछ रहा है ना, तो चलो देख लो इसमें भी लाल है, इसमें भी लाल है, और इसमें भी लाल है। इसमें तो लाल नहीं ना है, तो इसको हम छोड़ देंगे, गोली मारो इसको। यानी दुनिया वाले के लिए 4 गो है लेकिन हमारे लिए बस 3 गो है, पहला दूसरा और तीसरा। तो जो लाल के अपोजिट होगा वो लाल के बगल में नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन बोला नीला, तो नीला बेचारा देखो लाल के बगल में कहीं नहीं है, तो यही आंसर हो गया। दूसरा बोला नारंगी, तो नारंगी लाल के बगल में बैठा था। बोला गुलाबी, तो गुलाबी भी लाल के बगल में बैठा था। बोला पीला, तो पीला भी लाल के बगल में बैठा था, बस नीले बेचारा लाल के बगल में नहीं बैठा था, इसीलिए लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा बंधु? तो नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आसान तरीका क्या होगा डाइस बनाने का? तो बिल्कुल जो है ना बस ऐसे ही बनाते हुए निकल जाइए। अच्छा देखिए, सकीना हमसे झुनझुना बजाना सीख रही है, बिल्कुल बच्चे एकदम झुनझुना बजेगा। क्या कहता है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र यानी नेशन, राज्य यानी स्टेट और जिले के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये तीनों में जिला सबसे छोटा है, कई जिलों से मिलकर के एक राज्य बनेगा और कई राज्यों को मिलाकर के एक नेशन यानी कि राष्ट्र बनेगा, यानी सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और यह व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर 2 में स्पष्टता देखने को मिल रही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीवी मीना जी, बच्चे हमारी कृपा से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमने तो बस रास्ता दिखाया ना, उसमें आपकी बहुत मेहनत थी, आपने अपने मेहनत से रिजल्ट निकाला है। हम शिक्षक तो बस रास्ता दिखलाते हैं आप बच्चों को, और जो इस रास्ता पे बिल्कुल शिद्दत से मन से चल देते हैं बिना इफ बट किए हुए, उनको सक्सेस मिल ही जाता है। तो बस हम लोग क्या होते हैं ना कि एक माध्यम होते हैं आपको रास्ता दिखलाने वाले, उससे ज्यादा हमारा रोल ही नहीं होता है। सारा रोल आप ही का होता है, आप ही मेहनत करते हो, आप ही सब कुछ करते हो। बस जिस रास्ते पे हमने जाने को बोला उस रास्ते पे आप चल दिए तो आपकी सक्सेस तय है। ठीक है, और अगर बीच में रास्ता भटक गए तो फिर वही लंबा समय तक आप यहाँ पर रुके रहोगे। युगेंद्र
कितना बाबू 25 आया रीजनिंग में। अच्छा 25 में 25 आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, बस प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग से आप हमेशा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। हाँ बस देखिए, सबसे बेस्ट बात किन्होंने कहा है, तो राजू ने कहा है रीजनिंग का तो टेंशन नहीं है, बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, बस यही होता है। मैथ और रीजनिंग ये दो चीज ऐसा है ना कि प्रैक्टिस छोड़ दे तो हीरो भी जीरो, और प्रैक्टिस शुरू कर दे तो जीरो भी हीरो। तो सारा गेम मैथ और रीजनिंग का क्या होता है, तो प्रैक्टिस का होता है। बस कंटिन्यू से प्रैक्टिस करते रहिए ना, हम बिल्कुल आपके साथ डट करके खड़े हैं। बस आप रिजल्ट लीजिए और अपने आप को इस माया जाल से मुक्त कीजिए, ठीक है। अच्छा देखो 13 नंबर क्या कहता है, बॉल पॉइंट पेन है, स्केच पेन है और पेन है। तो बॉल पॉइंट पेन हो चाहे स्केच पेन हो, वो तो है पेन का ही हिस्सा, तो पेन के अंदर दोनों अलग हो जाएगा, दोनों का कोई संबंध नहीं है। बॉल पॉइंट पेन पतला चलता है, स्केच पेन मोटा चलता है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वन देखोगे बच्चे क्या कहता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना बेहद ही आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा क्वेश्चंस पढ़ने चले जाते हैं, इसी में हमारे समय जाते हैं। तो देखो एकदम ऐसा क्वेश्चन जब भी वेन डायग्राम का मिले ना, और इसको पिक्टोरियल वेन डायग्राम कहते हैं, तो जब भी बच्चे पिक्टोरियल वेन डायग्राम मिले ना, कुछ मत करो, एकदम लास्ट लाइन को पढ़ो कि क्या चाहिए। तो कहता है उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हो किंतु गणित नहीं पढ़ते हो, यानी कि मैथ से निकाल देना है, ठीक है, मैथ से निकाल देना है। लेकिन क्या, तो भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले कौन है, तो केवल टी है। केवल टी बच्चे किस में दे रखा है रे, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगा लीजिए। अब बच्चे के पास जैसे ही क्वेश्चन आता है तो बच्चा यहां से पढ़ना क्वेश्चन शुरू करता है, उसमें उसका 10 सेकंड जो है ना वो बेस्ट होता है। तो 10 सेकंड बेस्ट नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना डायरेक्ट वहां पढ़िए जहां आपकी जरूरत है। टेंशन नहीं लीजिए योगेंद्र जी, जैसे ही बिहार एसएससी का डेट आएगा ना, अभी भी तो आपका देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार एसएससी से, कभी रेलवे से, अभी मिक्स दे रहा हूं ना, बिहार एसएससी का डेट आ जाएगा तो बिल्कुल शुद्ध 50 क्वेश्चन कर दूंगा, रोज 50 क्वेश्चंस की डिस्कशन मैं खुद ही ऑन कर दूंगा, ठीक है। इस बार मिस नहीं होने देना है आपका एग्जाम। चलो देखो ये तो झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है ना। अगर एक वर्ग है और एक वर्ग को अगर हम 4 टुकड़ा में बांट दें तो इससे 8 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देख लो। सिर्फ इतने वाले में कितने मिल जाएंगे, तो सर सिर्फ इतने वाले में मुझे 8 मिल जाएंगे। तो 8 यहां से मिल गया और 8 यहां से मिल गए, तो 8 8 कितने हो गए, 16। 16 के बाद ध्यान से देखोगे, हमने अभी इस बड़े वाले को काउंट नहीं किया, तो ये बड़ा वाला हो गया 17, और इधर से ये बड़ा वाला हो गया कितना, तो सर 18। 18 के बाद ये छोटा 19, ये छोटा 20, ये छोटा 21 और ये छोटा 22, और बाकी इसके मिलने से और कोई भी नया ट्रायंगल बन नहीं रहा है। यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या टोटल कितनी है बच्चे, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या 22 है, और 22 हमारा किस ऑप्शन में है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें। अब देखो ध्यान से समझना, ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा जुड़ा हुआ है। देखिए नॉन वर्बल में स्टार दो तरह के होते हैं, याद रखोगे ना, तो फिर गेम आसान होगा काउंट करना। नॉन वर्बल में जो स्टार होते हैं ना, ये दो तरह के स्टार होते हैं। अब बोलोगे सर कैसा कैसा स्टार होता है, तो यही दो तरह का स्टार होता है। अब दोनों में अंतर क्या है भैया, तो ये देख लो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर और ये 6 कॉर्नर। जबकि इसमें एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर। हमेशा याद रखना, नन वर्बल की दुनिया में दो ही प्रकार के स्टार ही होते हैं, एक ये 6 कोणीय स्टार होता है और एक ये 5 कोणीय स्टार होता है। तो जो 6 कोणीय स्टार होता है ना, इसमें ट्रायंगल की संख्या 8 होती है, और जो 5 कोणीय स्टार होता है ना, इसमें ट्रायंगल की संख्या 10 होती है। इस बात को पहले से अपने जहन में डाल के रखना कि सर ने कहा था कि नन वर्बल में ट्रायंगल जो बनते हैं वो दो ही प्रकार के ट्रायंगल बन सकते हैं, एक 6 कोना वाला ट्रायंगल और एक 5 कोना वाला ट्रायंगल।
6 कोना वाला ट्रायंगल हमेशा 8 त्रिभुज देगा और 5 कोना वाला ट्रायंगल हमेशा 10 त्रिभुज देगा। तो देखो अगर हम इस लाइन को पहले समझे कि है ही नहीं, अगर इस लाइन को हम समझे कि है ही नहीं, तो इस लाइन के बिना देख लो तो 1 2 3 4 5 कोना है, तो 5 कोना है, इसका मतलब इसमें 10 को तो बन गया। अब जैसे ही ये लाइन आया तो देख लो कितना ट्रायंगल बढ़ाया, एक ट्रायंगल ये बढ़ा दिया, ठीक है, और एक ये दोनों मिलकर के बढ़ा दिया, तो एक एक कितना, तो 2, और 2 के बाद ये इधर से एक बढ़ा दिया, तो 2 एक कितना, 3। इसके अलावा और एक ट्रायंगल दिया यहां से, एक ट्रायंगल यहां से दिया, तो 3 एक कितना, 4। इसके अलावा देखें तो कोई ट्रायंगल नहीं है, यानी इसमें टोटल 4 ट्रायंगल और बढ़ गए। तो वो 4 ट्रायंगल कहां कहां बढ़ा, तो देखिए पहला ट्रायंगल हमारा यहां बढ़ा, 1 नंबर का ट्रायंगल। अच्छा दूसरा कहां बढ़ा, तो दूसरा यहां बढ़ा, 2 नंबर का ट्रायंगल। तीसरा कहां बढ़ा, तो तीसरा हमारा यहां बढ़ा, 3 नंबर का ट्रायंगल। और चौथा कहां बढ़ा, तो चौथा हमारा यहां पे बढ़ गया 4 नंबर का ट्रायंगल। यानी सिर्फ एक लाइन के खींचने से 4 ट्रायंगल और बढ़ गए। और भैया ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, तो ट्रायंगल की संख्या 14 हो गई मेरे भाई। तो आंसर हम लोग किसको लगाएंगे, तो 14 को लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो कहता है सर हमने आपको 3 आकृतियां दे रखी हैं, इस तीनों आकृति के संयोजन से यानी तीनों को मिलाकर हमने डिजाइन बनाया है। अभी चारों में से कोई एक को डिजाइन है जिसमें ये तीनों छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ई चोट्टा पेंटागन जो है ना, यही हमको दिख गया, ठीक है। देखो यही वाली आकृति मुझे सबसे पहले दिख गई। बोलोगे सर कहां दिख गई आपको, बाबू यहां दिख गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी तो दिख रहा है पेंटागन, तो हाँ सर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो हाँ सर इसमें भी दिख रहा है। अच्छा इसमें भी दिख रहा है क्या, तो हाँ सर इसमें भी तो दिख ही रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाली आकृति ऑलमोस्ट हमको सब जगह देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अब सवाल उठता है सर ये वाली आकृति भी आपको कहीं दिख रही है क्या, तो हाँ बच्चे ये वाली आकृति दिख रही है, देख लो दिखा क्या, तो हाँ। अब बाकी फिर देखें ये वाली आकृति, तो ऐसे तो आएगा लेकिन ये लाइन नहीं जाएगा। अब देख लो ये वाली आकृति किसी में नहीं दिख रही एक्सेप्ट एक को छोड़कर, बस आंसर कर दो। 1 नंबर ही जो है ना, ये सबसे पहला और सबसे अच्छा आंसर है। पजल का एक दिन क्लास लीजिए संडे को, ठीक है बच्चे। पजल आते ही के साथ मुझे पता नहीं चलता आप लोग भागते क्यों हो। मैंने बार बार देखा है जब भी मैं पजल डिस्कस करना शुरू करता हूं ना, या अच्छा सीटिंग डिस्कस करता हूं, तो देखता हूं आप लोग भागना स्टार्ट कर देते हो। तो अब अगर पजल और सीटिंग से भागते हो ना, तो समझो कि आप अपना लॉस कर रहे हो। क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी ने दिखा दिया कि एकदम बोरा भर भर के, झोला भर भर के पजल और सीटिंग दिया है। हर सेट में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8 क्वेश्चन सीटिंग और पजल से मिला के थे। एलपी कह लो या एसएससी कह लो, सब में अब सीटिंग पजल पूछे जाने लगे हैं। तो मैं तो सीटिंग पजल करवा दूं, लेकिन आप लोग भागना स्टार्ट कर देते हो। आप लोग कमिट करो कि सर नहीं भागेंगे, तो हम लगभग हर दूसरे दिन एक पजल से मुलाकात आपकी जरूर करवा दिया करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाली फिगर ढूंढनी है, तो इसमें तो नाक रगड़ के मर जाओगे फिर भी वो फिगर नहीं मिलेगी। इसमें देख लो इसमें भी नहीं मिलना है, इसमें देख लो नीचे नहीं मिलना है। तो जब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4 को कोई रोक सकता है क्या। तो सवाल उठता है सर 4 में कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा फिगर, तो मेरे भाई देखो 4 में यहां दिख रहा है मुझे ऐसा फिगर, दिखा क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सर सबसे ज्यादा पागल और सिटिंग में ही हमको मजा आता, अच्छा पजल और सिटिंग में ही आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। राजू आपकी तरह सब नहीं होते हैं, यकीन मानो। देखना अगर मैं कल पजल दूंगा ना, सब लोग भागना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उसको समझाने में जो है ना, वो ज्यादा मजा नहीं है जितना मजा बनाने में है, ठीक है। और पजल और सिटिंग ऐसी विषय वस्तु है ना, जिसको आप एक दिन में कमांड नहीं कर सकते हो, कई दिनों का प्रैक्टिस से आप पजल और सिटिंग को अच्छा कर सकते हो।
तो आई होप ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यानी आज हम लोगों ने 38 क्वेश्चन लगाए हैं। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगाए हैं? 38 क्वेश्चन लगाए हैं। और ऑलमोस्ट आज हम लोगों ने 1 घंटा 7 मिनट के आसपास जो है ना वो ज्वाइन की है। अच्छा, आज फाइनल मेरा क्लास मिल गया। चलिए बहुत बच्चे, बढ़िया राजन जी। बाबू चलिए आज की सभा हम लोग यही क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। और फिर से हमारी मुलाकात होगी कल। कल फिर से हम लोग 40 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और 40 क्वेश्चंस को कल फिर से हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आज आप पजल कह रहे थे, तो कल यकीन मानो कल मैं पजल दूंगा। अच्छा, आज ही पहचाने हैं। विमल को मजा आ गया ना। हाँ बच्चे, अब पजल और सिटिंग जो है ना वो बिल्कुल आता है। ठीक है बच्चा, तो बिल्कुल झुनझुना बजा के पढ़ना, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, पढ़ाई लिखाई एक ऐसी विषय वस्तु है ना जिसको अगर माइंड में टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो उससे दूर हो जाओगे। उसको जॉली मूड में पढ़ो, वो आपका हो जाएगा। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आज का लेवल अच्छा था चंदन, कल का भी लेवल अच्छा था बाबू। और कल का भी लेवल जो होगा ना वो अच्छा होगा, ठीक है। मैं आपका बाइक निकलवाने में आपका हेल्प किया था, आप पहचान लिए सर। बाबू बाइक तो हम निकाले हैं, बहुत साल हो गए रे, करीब 15 साल पहले निकाले हैं। ठीक है। अब उतने दिन का याद थोड़ी ना होता है बच्चा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहे थे ना उसको बतला देता हूँ, ठीक है। देखिए, याद करो बचपन में हम लोग के पास जितने भी बुक्स होते थे उसमें से कुछ बुक्स में हम लोग अच्छा कर लेते थे और कुछ बुक्स में हम लोग अच्छा नहीं कर पाते थे। ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इंटरेस्ट के कारण होता। जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता था उसमें हमारी मार्क्स अच्छी आती थी। और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता था वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता था और वो बोझ बन जाता था। तो इसी तरह से पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहो ना तो फिर इसमें थोड़ा भी बोझ नहीं है, बस मजा ही मजा है। और अगर आप पढ़ाई को आप काम समझ रहे हो कि नहीं भैया ये करना ही है, तब तो फिर भैया आपको वो बोझ लगेगा। और बोझ लगेगा तो फिर आपकी मेहनत वो बढ़ा देगा। तो कोशिश करो कि एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज को अच्छा करने के लिए पढ़ो। क्योंकि नॉलेज को अच्छा करने के लिए पढ़ोगे ना तो माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा। और एक बार नॉलेज धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी ना तो कभी भी नहीं, 100% नॉलेज चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। किसी भी एग्जामिनेशंस को सॉल्व करने के लिए 70 से 80% आपका नॉलेज, ठीक है। 70 से 80% आपका नॉलेज, 20 से 25% टाइम मैनेजमेंट, और 2 से 5% लक। यही तीन चीज काम में आता है। 70% आप अपने सिलेबस पे कमांड कर लो, टाइम मैनेजमेंट को आप बेहतरीन कर लो, और लक ऊपर वाले पे छोड़ दो, बस लेबर करते जाओ। क्योंकि इतने सालों में मैंने ये चीज तो सीख लिया कंपटीशन सेक्टर में, लक एक्चुअल में कंपटीशन में उसी को फेवर करता है जो दम लगा के मेहनत करता है, ठीक है। तो लक किसको फेवर करेगा? जो लेबर करेगा। जो लेबर नहीं करेगा उसको लक यहाँ कभी भी फेवर नहीं करता है। तो कभी भी लक के मायाजाल में मत फंसिएगा। मात्र 2 से 3% ही लक वैरी करता है। और ज्यादा से ज्यादा आपका मेहनत ही जो है ना, कंपटीशन में, वनडे कंपटीशन हो, इसमें आपका मेहनत ही जो है वो रंग लाता है। तो आप यदि मेहनत अच्छे से करते हो ना तो फिर आज ना कल, कल ना परसों आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और हाँ, अगर आप एक गाइडलाइन के तहत मेहनत करते हो और फुल्ली अच्छे से मेहनत करते हो तो फिर आपको रिजल्ट लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब देख लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे शहर पढ़ने आए गांव से, ठीक है। शुरुआत में उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। शुरुआत में उनकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। बहुत हाई कहने का मतलब इतना एफिशिएंसी होता है कि वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी घटनी शुरू होती है। एक समय आता है जब उनकी इफिशियंसी बहुत ही कम हो जाती है। और फिर वो जागते कब हैं? जब 1 से 2 बार फिर से ठोकर लग जाता है, तब फिर वो जाग जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत लोगों के लेट हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम का सिलसिला हमारे यहाँ ऐसा है कि कभी एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, कभी एग्जाम सालों दूर हो जाते हैं। अब जैसे सोचो 2000 जो 16 में आया होगा, ठीक है,
बहुत इत्मीनान से पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि मुझे एएलपी देना है, एनटीपीसी देना है, ग्रुप डी देना है। शिद्दत से 2016 में उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी होगी। 2017 आते आते उसकी इफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगी। 2018 में वैकेंसी आया, किसी कारणवश वो चूक गया। तब उसको क्या लगेगा कि भैया 16 में आए थे, 17 में इफिशिएंसी को कम नहीं करते, उसी रफ्तार में मेहनत करते रह जाते तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद जो अगला 4 साल 3 साल का पीरियड होगा ना, वो बाप बाप करके एकदम दिन भर पढ़ता रहेगा या तो पढ़ाई से नाते तोड़ देगा। लेकिन सोचिए वही दूसरा बंदा आपके बगल में आया, वो भी 2016 में ही आया, 17 में भी अपनी पढ़ाई अच्छी रखा, 18 में वैकेंसी आई, उसने एग्जाम निकाल लिया। तो एग्जाम में कंटिन्यूटी रखना जो है वो बेहद ही जरूरी है। आप कंटेंट पे काम करो, कंटिन्यूटी रखो, अपनी गलतियों को बार बार सजेजते रहो, जहां भी गलतियां हुई उसको रिफ्रेश करते रहो। अच्छा चलो डायरेक्शन बना लेते हैं, चलो ब्लड रिलेशन आज बना लेते हैं, चलो आज रेशियो बना लेते हैं, चलो आज पूरा मुगल साम्राज्य निकाल के पढ़ लेते हैं, चलो आज पूरी की पूरी जो है ना न्यूटन्स लॉ ही खत्म कर देते हैं। यानी कि बार बार रिवीजन करते रहने से ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एक बार पढ़ने से ना किसी को रिजल्ट मिला है, ना किसी को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हमने पहली बार जब हमने टीचिंग कैरियर स्टार्ट करी तब वहां एक सर थे, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते थे, झा सर नाम था, बहुत ही अच्छे सर थे। उन्होंने एक ही बात मेरे जहन में डाली और वो बात आज तक घर कर गई। उनका कहना था कि एक बार बनाने से सिर्फ वो बनाना कहलाता है, लेकिन कई बार बनाने पे लोग सक्सेस कर जाता है। यानी वो कहते थे कि 15 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को उठाओ और 15 बार पढ़ जाओ, फिर आपके अंदर जो नॉलेज होगा ना उसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। और यकीन मानो उनकी ये बात को हम आज भी गांठ बांधे हुए हैं कि 15 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 15 बार पढ़ जाओ। आप ऐसा करके देख लो, जिस समय आप ये कर लोगे ना कि कोई भी एक प्रीवियस पेपर उठा करके 15 बार 16 बार 20 बार उसको लगा जाओगे, हम लोग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही एग्जाम निकाल लोगे, एक अटेम्प्ट में निकाल लोगे। आज ये आपको हमने मूल मंत्र दे दिया। तो 15 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा अब क्या है मेरे भाई कि एक किताब को ही 15 बार पढ़ दी जाए। ठीक है, तो चलिए आज बहुत भाषणबाजी हो गई, बहुत लंबे अरसे के बाद हम इतने देर तक कंटिन्यू बोलते रहे हैं। आपको समझाकर मजा भी आया, आपको समझाकर अच्छा भी लगा। आई होप आप हमारी बात को समझे होंगे और इस बात को आप अपने छोटे मित्र बंधु को इसको फैलाइए कि सर ने कहा है 15 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 15 बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या पहले जितने बच्चे जुड़े हुए थे वो बिल्कुल कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए लोगों को, ताकि यहाँ पे व्यू जो है वो बढ़े और मुझे भी ज़्यादा मजा आए। तो शेयर करना अच्छी चीज़ है, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हाँ भैया हम भी अब कंटिन्यू यूट्यूब पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करेंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मुलाकात होगी 40 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, उसमें एक पजल और एक सिटिंग कल रहेगा पक्का। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।